नमस्कार। आइए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। इससे पहले हम चाहते हैं कि आप सभी से माफ़ी मांगें पिछली बार होने वाली त्रुटियों, टेक्निकल त्रुटियों की वजह से, जिसमें आवाज़ क्लियर न आने की शिकायत थी और साथ में देखने में क्लियर नहीं था, क्लियर वर्ड्स नहीं हो रहे थे। इसलिए हम कुछ फिर से थॉरली जल्दी आपको शॉर्ट में बता देंगे ताकि आपको आसानी से वो समझ में भी आ जाए और क्लियर भी हो जाए और इस बार ये त्रुटियाँ ना हो। तो उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने का। चलिए तो शुरू करते हैं। पिछली बार हमने पढ़ा था भाषा, जिससे के प्रकार थे मौखिक और लिखित, और व्याकरण पढ़ा था जिसमें 4 अंग थे, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, जिसे आगे चल के हम पढ़ेंगे, जिसमें वर्ण विचार, शब्द, पद और वाक्य विचारों को भी डिटेल किया जाएगा। जिसमें हमने बोली को भी बताया था कि बोली किसे कहते हैं, लिपि, साहित्य, ये सब हमने आपको बहुत ही डिटेल में बताया था। अब आइए शुरू करते हैं वर्ण विचार। हाँ, वर्ण विचार हिंदी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। उदाहरण के लिए अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, क, ख आदि। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं और उच्चारण और प्रयोग के आधार पर ही हिंदी वर्णमाला के 2 भेद किए गए हैं, जिसे स्वर, वॉवेल, व्यंजन, कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब आइए स्वर को डिटेल में पढ़ते हैं। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो और व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हो, वे स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 11 होते हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। अब इनके उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इनमें 3 भेद किए गए हैं: ह्रस्व स्वर, शॉर्ट वॉवेल, दीर्घ स्वर, लॉन्ग वॉवेल, प्लूत। इसे फिगर के माध्यम से भी आप समझ लें। हस्त स्वर अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, क्योंकि इसमें दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर की अपेक्षा कम समय लगता है उच्चारण में। और दीर्घ स्वर आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। इसे दीर्घ स्वर कहते हैं, जो ह्रस्व स्वर की अपेक्षा ज़्यादा समय लेता है, अर्थात 2 गुना वक्त लेता है बोलने में। प्लूत स्वर जो सबसे ज़्यादा वक्त लेता है, और ये अब संस्कृत से है, जिसका उच्चारण अब समाप्त हो चुका है। आइए अब पढ़ते हैं ह्रस्व स्वर को डिटेल में। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ये 4 है: अ, ई, उ, ए, ऋषि। दीर्घ स्वर जिन स्वरों को उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है, इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 होते हैं: आ, ई, उ, ए, ओ, औ। प्लूत स्वर इसे हम जल्दी समाप्त करते हैं ताकि आगे का हम कंटेंट पढ़ सकें। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों के अधिक समय लगे, इसका प्रयोग दूर से बुलाने के लिए होता है, जैसे हे राम। आइए अब हम इसका थोड़ा सा और डिटेल पढ़ें। स्वरों के प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलाकर किया जाता है। इसके स्वरूप को मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं निम्न है, जिसे वॉवेल साइन कहते हैं। आइए मात्राओं को समझ लें। स्वर मात्राएं शब्द अ का कोई मात्रा नहीं होता, इससे कोई शब्द नहीं बनते। आ का एक खड़ी पाई मात्रा होती है, और काम, जैसा कि आप देख सकते हैं, का में आ की मात्रा का और म। और ई
ई। ई में दाहिने साइड की मात्रा होती है जिसमें किताब, किताब, जिसमें क में ई की मात्रा की और ता अब। आइए देखें बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा हमेशा लेफ्ट साइड से होती है जिससे खीर बना। ख में ई की मात्रा खी और र। ऊ, ऊ की मात्रा जो कि छोटी ऊ है और इसका अपोजिट है, हाँ, गुलाब। ग में ऊ की मात्रा गु और ला और ब। ओ, ऊ, बड़ी ऊ। बड़ी ऊ की मात्रा छोटी ऊ की अपेक्षा अपोजिट होती है। देखिए भूल, स्वर। आइए आगे स्वर पढ़ते हैं। ये है स्वर, मात्राएं और शब्द। री, री जो है छोटा सा सी के जैसा होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं तृप्त में। ए में ए की मात्रा एक लकीर के बराबर होती है, जैसा कि केश में आप देख रहे हैं। कम ए की मात्रा के और श, केश। ए, इसमें एक मात्रा दिखाइए परंतु ये होते दो हैं क्योंकि ए के ऊपर एक मात्रा है और ए के ऊपर डबल मात्रा होती है। इसे कहते हैं है। ओ, एक मात्रा और एक खड़ी पाई के साथ होती है, चोर। और दो मात्रा होती है खड़ी पाई के साथ, चौखट। और अब आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा और जान लें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अवर्ग वर्ण स्वर की कोई मात्रा नहीं होने से व्यंजनों का अपना स्वरूप है। क, च, छ, ज, झ, त, थ, ध आदि। अ लगने पर व्यंजनों के नीचे का हल चिन्ह हट जाता है। वे च, ये ख, छ, ज आदि बन जाते हैं। इस तरह आज का ये टॉपिक फिनिश हुआ। अब आइए हम लोग देखते हैं व्यंजन, जो कि हमारा सेकेंड टॉपिक है, चैप्टर सेकेंड। देखिए व्यंजन। व्यंजन कॉन्सोनेंट। व्यंजन जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात व्यंजन बिना स्वर की सहायता के बोले ही नहीं जा सकते। इनकी संख्या 33 होती है। इनके निम्न 3 भेद हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। आइए इसे थोड़ा सा फिगर के माध्यम से देख लें। स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। क वर्ग में आता है क, ख, ग, घ, अंग और च वर्ग में आता है च, छ, ज, झ, इया। त वर्ग में आता है त वर्ग में आता है ट, ठ, ड, ढ, अड़ और त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म और अंतस्थ में य, र, ल, व ही आते हैं। और ऊष्म में तीनों श और ह, यानी श, स, स, ह। अब आइए इसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लें। स्पर्श, इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है और हर वर्ग में 5 व्यंजन हैं। हर वर्ग का नाम पहले वर्ण के अनुसार ही रखा गया है। आइए आगे देखें। क वर्ग क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया। हर वर्ग का अपना है। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया और ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, इया। यहाँ पे ड और ढ 2 तरह से लिए गए हैं। एक में यहाँ बिंदु देने के बाद, जैसा कि आप देख रहे हैं, और दूसरे में नीचे बिंदु लगा के जो जुड़ा है। अब इसे भी गिनते हैं, इसे गिन करके इनका नंबर बढ़ाया गया है। त वर्ग तथा दधना, प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ, आइए अंतस्थ को देखें। अंतस्थ में 4 हैं, य, र, ल, व। ऊष्म, ऊष्म ये भी 4 हैं, श, श और स, ह के साथ 4। आइए और कुछ अन्य व्यंजनों को भी जान लें। संयुक्त व्यंजन। वैसे तो यहाँ 2 अथवा 2 से अधिक व्यंजन मिल जाते हैं, वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, किंतु देवनागरी लिपि में संयोगवश
बाद में रूप परिवर्तन हो जाने के कारण इन तीन को गिनाया गया है। ये दो दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं, जैसा कि छ यानी क्षत्रिय वाला छ, इसको मिला के बनता है क प्लस श यानी कक्ष। अक्षर छ की मात्रा इस तरह बनती है। आइए देखें, तीसरा कुछ इस तरह है। देखिए, ज्ञा, ज्ञानी वाला ज्ञा, जिसे ज और इया से मिला के बनाया है, ज्ञा, ज्ञानी। और त और र मिला के बनाया गया है, नक्षत्र। आइए अब अनुस्वर, एक और स्वर को पढ़ते हैं, अनुस्वर। इसका उच्चारण म के समान होता है। इसका चिन्ह एक बिंदु है, जैसे कि संध्या, मंगल, जंगल, हंस, इन सभी पर एक बिंदु दिए गए हैं। ध्यान से देखें, ये सब अनुस्वर है और म को उच्चारित करते हैं। आइए अब देखते हैं विसर्ग। विसर्ग, इसका उच्चारण ह पे हलंत होता है और कह सकते हैं ह। ये समान होता है। इसका चिन्ह डबल डॉट होता है, जैसा कि अनुस्वर में एक डॉट है, इसमें डबल डॉट है। और ये ऊपर में देते हैं, इसको साइड में देते हैं। देखें, जैसा कि दुख। आइए अब दूसरा देखें, चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु जब किसी स्वर का उच्चारण नासिका और मुख से किया जाता है, तब चंद्र बिंदु ऐसा होता है, यानी कि एक चंद्र, आधा चंद्र बना के उसके ऊपर एक डॉट लगता है। यह अनुनासिक कहलाता है, जैसा हंसना, आँख और इत्यादि। आए और आगे का देखते हैं। हिंदी वर्णमाला के प्राय, एक नोट है, ध्यान से देखें, हिंदी वर्णमाला में प्राय 11 स्वर तथा 33 व्यंजन गिनाए जाते हैं, परंतु इसमें ड और ढ, जैसा कि हमने आपको फिगर में दिखाया था, ड और ढ एक अनुस्वर तथा विसर्ग जोड़ने पर हिंदी वर्णमाला की संख्या कुल 48 हो जाती है। 48। हलंत, आइए हलंत भी जान लेते हैं। हलंत, जब व्यंजन का प्रयोग स्वर रहित किया जाता है, तब इसके नीचे एक तिरछी रेखा, जैसा कि आप देख सकते हैं, लगा दी जाती है। यह हलंत कहलाती है। हल युक्त व्यंजन या शब्द हलंत कहलाते हैं, जैसा कि महान। देखिए, महान में वर्ण का उच्चारण स्थान, मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है, उसे वर्ण का उच्चारण स्थान भी कहते हैं। आइए अब इसे थोड़ा फिगर के माध्यम से समझ लें। इसे ज़रा ध्यान से आप पढ़ें, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। उच्चारण स्थान तालिका, ध्यान से देखें इसे। आए स्थान में कंठ से जो बोला जाता है वो स्वर अ, आ। स्पर्श वाले में क ख ग घ अंग, और अंतस्थ में कोई शब्द नहीं है। उष्म में ह है और नाम इसे कहते हैं कंठय। कंठय है। और तालु से बोलते हैं ई, छोटी ई और छोटा बड़ा ऊ। और माफ़ कीजिएगा, ध्यान से देखिए, तब में तालु से बोले जाने वाली छोटी ई और बड़ी ई है। इसके लिए स्पर्श में च, छ, ज, झ, इया, और अंतस्थ में य है और उष्म में श, इसे कहते हैं तालवीय श। तालवीय, जिसे कि हम हिंदी में पहले पढ़ते थे, लेकिन अब हम साधारणतः इस तरह नहीं पढ़ते हैं, परंतु इस फिगर से आप समझ जाएंगे अच्छी तरह से। आए देखें, मूर्धा। मूर्धा, मूर्धा री, स्वर में री है
और स्पर्श में ट, ठ, ड, ढ, अड़, और ये ड और ढ जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि ये भी आ चुके हैं। और अंतस्थ में र, ऊष्मा में श, यह वर्ग मूर्धान्य कहलाते हैं। और आइए देखें दंत, यानी दांत का जहाँ प्रयोग हो, दंत, इसमें स्वर में कुछ नहीं आता, इसमें कोई स्वर नहीं है। और स्पर्श में त, थ, द, ध, न है। और अंतस्थ में ल, ऊष्म में स है। और ये वर्ग दंत कहलाता है। ओठ, ओष्ठ, यानी ओठ से, ओठों का इस्तेमाल करके बोलने की वजह से इसे ओष्ठ कहते हैं। इसका स्वर में ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ है, जिसमें स्पर्श में प, फ, ब, भ, म है। और इसमें अंतस्थ और ऊष्मा में कोई नहीं है, इसे ओष्ठ्य कहते हैं। आइए देखें नासिका। नासिका में स्वर में कोई नहीं है, लेकिन स्पर्श में अंग, इया, अड़, न और म आते हैं। अंतस्थ और ऊष्मा में कोई नहीं है और नासिक्य नाम से इसे जाना जाता है। कंठ, तालु, ए जो स्वर में आते हैं और स्पर्श में कुछ नहीं है, अंतस्थ में भी नहीं है और ऊष्म में भी नहीं। इसे कहते हैं कव्य तालव्य, कंठ तालव्य, माफ़ कीजिएगा। और कंठ तालव्य के बाद आता है कंठोष्ठ, जो ओ और अ, यानी कंठ और होठ का इस्तेमाल करते हुए जो बोलते हैं। स्वर में आता है ओ और अ, और स्पर्श अंतस्थ और ऊष्म में कोई नहीं है। ओठ, कोठोस, माफ़ कीजिएगा, उच्चारण में थोड़ी गलती हो गई। कोष्ठय, कोष्ठय कहते हैं। दंतोष्ठ, यानी दंत का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कोई नहीं आता, स्वर में भी खाली है और स्पर्श में भी। अंतस्थ में व आता है, ऊष्मा में भी कुछ नहीं आता, इसको बोलते हैं दंतोष्ठय। अब इस तरह ये फिगर समाप्त हुआ। इस तरह हमें उम्मीद है कि आपको आसानी होगी इसे समझने में। अब अगला चैप्टर आपको मिलेगा शब्द विचार, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इस तरह हम अपना आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।